हेलो गाइज, मैं जितेंद्र कुमार एमके साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई जल्दी से लाइव आ जाइए सभी प्यारे बच्चे। आपकी जो आज की क्लास रहेगी सीडीपी रहेगा कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो किसने कह दिया था, जीन। बच्चे जल्दी से आ जाइए। ये टॉपिक सीटेट 2024 के जो बच्चे हैं और बाकी कोई बच्चा अगर यूपी टेट, एस टेट, सी टेट या फिर अगर अदर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण रहेगा। तो सीटेट के अंदर मात्र इसी टॉपिक से आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान देना, से 5 क्वेश्चन यानी कि आपके कंफर्मेशन है कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। से 5 क्वेश्चन वो आपके आने ही आने हैं, ध्यान देना इस चीज। चलिए इस टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। प्यारे बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, कॉग्निटिव थ्योरी डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था। वो दिया था जीन पियाजे ने। किसने दिया था भाई? जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे किस देश के निवासी हैं जी? स्विट्जरलैंड के। किस देश के निवासी हैं प्यारे बच्चों? स्विट्जरलैंड के। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें एक नाम आ रहा है कि संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक है क्या प्यारे बच्चों? अगर मैं संज्ञानात्मक की बात करता हूं तो ध्यान देना, संज्ञानात्मक, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है बच्चा, याद रखना। मेंटल क्या है? आपका प्रोसेस है। ध्यान देना, मेंटल क्या है? प्रोसेस है, जिसके द्वारा जीव को किसी वस्तु, घटना, परिस्थिति का बोध होता है या ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि संज्ञान उसे कहा जाता है जिसके माध्यम से हमें किसी भी के ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास प्यारे बच्चों। इसमें एक वर्ड आया था भी, मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं होती क्या है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो मानसिक क्रियाएं जो होती हैं, ये तीन, इसके अंदर तीन बातें होती हैं मानसिक क्रिया के अंदर प्यारे। एक तो होता है संज्ञान, दूसरा होता है भाव बोधक, तीसरा होता है क्रियावृत्ति। देखिए, पहला क्या है आपका? संज्ञान। दूसरा क्या है? भाव बोधक। और तीसरा क्या है? क्रियावृत्ति। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस चीज के बारे में कि संज्ञान क्या है। संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज की जानकारी होना। किसी भी चीज की क्या है? जानकारी होना। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग कभी रास्ते में 2 से 3 फ्रेंड जा रहे हैं और एकदम अंधेरा हो जाए, शाम का समय है, अंधेरा हो जाए, और पैरों के नीचे कोई भी, या तो कोई रस्सी टाइप की आ जाए या बच्चा कोई डंडी आ जाए, तो एकदम हमें लगे कि सांप तो नहीं है। कहते ना, सांप तो नहीं। क्यों हमने उसका नाम सांप ही क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी रस्सी टाइप की चीज होती है तो वो सांप होती है भैया। सांप जैसी चीजें सब कैसी होती हैं? तो उसके बारे में मुझे, उसके बारे में नॉलेज है ना, संज्ञान है, तो उसी को कहते हैं प्यार बच्चा, याद रखना, संज्ञान। उसी को क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। जैसे अचानक भूमि पर रेंगते हुए जीव को देखकर सांप का बोध हो जाना। भावात्मक क्या है? अगर मैं बात करता हूँ भावात्मक के बारे में, तो बहकी संवेगात्मक अनुभूति होती है। अब मैंने जैसे पैर रखा और मेरे पैर के नीचे कोई रस्सी आई, तो जैसे ही पैर के नीचे रस्सी आई, मेरे मन में क्या आएगा? अरे यार, सांप तो नहीं, डर जाऊंगा, भगवान काट ना ले, एकदम डर गया ना। प्यार बच्चों, जो मैं डरा हूं, तो ध्यान देना, वो उसे कहते हैं बहकी यानी कि संवेगात्मक अनुभूति ना। ये होता है प्यार बच्चों भावात्मक। कि आपका जो भाव है वो क्या है? कि भय उत्पन्न हुआ मेरे अंदर, ये मेरा भाव है भाई। तीसरा होता है क्रियावृत्ति प्यार बच्चों। क्रियावृत्ति क्या होता है, इसे समझना। अब मैं रिएक्शन क्या होगा? ये पता चला भाई यहाँ पर क्या है कि मेरे पैर के नीचे सांप है, चाहे रस्सी हो, अंधेरे में नहीं दिख रहा, तो मैं क्या वहां से भाग जाऊंगा? एकदम चलूंगा, कूदूंगा, भाग जाऊंगा? तो ये मेरी क्या है? क्रिया प्यार बच्चे। ये क्या होती है? मेरी क्रिया। इन तीनों चीजों से क्या बना है? मानसिक प्रक्रिया शब्द बना है। अब प्यार बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आता है, नोट करके लिखा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, जीन पियाजे को। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को। मेरे भाई ने, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रति एक दिन आपके लिए इसी प्रकार से सीटेट 2024 का जो सिलेबस होने वाला है, सीटेट 2024 का जो सिलेबस होने वाला है प्यारे बच्चों, अब आपकी प्रति एक दिन इसी प्रकार से क्या है, क्लास जो है वो चलती रहेंगी। और किसी मेरे भाई को सीटेट 2024 के लेवल 1 या लेवल 2 के नोट्स चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर पर बेचा, जो ये नंबर दे रखा है, इस पर व्हाट्सअप पर मैसेज करें कि सर हमें लेवल 1 या लेवल 2 या जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आप लोग बता सकते हो भाई कि उसके सर हमें नोट्स चाहिए। प्यार बच्चों, आपको जो
वो प्रोवाइड हो जाएंगे। या अगर किसी भाई को सीटेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, सीटेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो प्यारे बच्चों इस नंबर पर आपको मैसेज करना और कहना है कि सर हमें सीटेट व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़, बच्चा आपको सीटेट व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो पढ़ा है संज्ञानात्मक है क्या, संज्ञान क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, इसके बारे में जाना। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, जीन प्याजे का मानना है कि बच्चे में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल नेचुरेशन बच्चा आती है, वैसे वैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। अब इसे समझना ये है क्या, ये जैविक परिपक्वता क्या है प्यारे बच्चों, मैच्योरिटी क्या होती है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो उसके अंदर क्या होती है, मैच्योरिटी जो लेवल होता है, परिपक्वता होती है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। बच्चे याद रखना, जैसे सपोज करना अगर मैं बात करता हूँ इस चीज के बारे में कि आप लोगों ने कभी भी ऑब्जर्वेशन किया होगा, छोटा बच्चा होता है उसे पता ही नहीं होता क्या संज्ञान है, क्या नॉलेज है, मुझे क्या सीखना है, क्या करना है, छोटे बच्चा नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चे की नॉलेज जो है वो विकसित होती रहती है, वो चीज सीखता रहता है। अच्छा अब की बार में मुझे ये करना है, अब की बार यहाँ मिस्टेक हुई थी तो ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है। तो प्यार बच्चों इस कहा जाता है जैविक परिपक्वता, ध्यान देना। अब चलिए इसके बाद देखिए परिभाषा बाई डेफिनेशन, प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान, बच्चे का जो सक्रिय यानी एक्टिविटी जो ज्ञान होता है, जो उसकी नॉलेज होती है, निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक कहे हैं। बच्चा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पेपर में पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने छोटे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। तो ये किसने कहा है जी, जीन प्याजे ने। किसने कहा है प्यार बच्चों, याद रखना, जीन प्याजे ने। तो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करता है, क्या करता है भाई, रचना करता है। और इसीलिए इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी उपागम भी कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। इसे क्या कहा जाता है, इसी को निर्माणवादी, ध्यान देना, इसी को निर्माणवादी उपागम भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं भाई हम लोग। संज्ञानात्मक विकास जो है प्यारे बच्चों, इसके कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहेंगे, तथ्य रहेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो वर्ड क्या है, शब्द क्या है। जैसे एक शब्द आया है पहले नंबर पर, अनुकूलन बच्चा, जिसे एडेप्टेशन कहते हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया कि अनुकूलन किसे कहते हैं, एडेप्टेशन किसे कहा जाता है। देखो, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना बच्चे क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। इसी को कहा जाता है अडेप्टेशन, इसी को क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। या इस अपने अकॉर्डिंग ढालना, जैसे सपोज करना, अब कोई बच्चा है, वो बच्चा जैसे गर्मियां पड़ रही हैं, उसके घर में एसी लग रहा है, अगर वो बच्चा, उस बच्चे को मैं कहीं धूप वाले स्थान पर या हार्डवर्क कराने लगूं, क्या वो बच्चा करेगा, बच्चे मना कर देंगे, मैं नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बच्चे क्या होंगे, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि वह जैसे वातावरण में जाएगा वो अपने आप को ढाल लेता है। तो इसी को कहा जाता है बच्चा, ध्यान देना, अडेप्टेशन या फिर आपका अनुकूलन। देखिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ ढालना सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, प्यारे बच्चे याद रखना। और ये प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चों के अंदर, अपने आप को ढालना, ये होती है भाई आपकी, कैसी होती है, जन्मजात होती है। जैसे एक छोटा बेबी जब जन्म लेता है तो माँ के गर्भ का वातावरण है वो अलग होता है। लेकिन बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया, माँ के गर्भ से वो बाहर आया, तो उस बच्चे का जो जन्म हुआ है, अब जो परिवेश में आया, जिस माहौल में आया, जिस परिवेश में आया है, जिस वातावरण में आया है, उसमें आने के बाद वो कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, कुछ सेकंड के लिए उसकी तबीयत थोड़ी डाउन जाती है। यानी कि माँ के गर्भ से जैसे उसने जन्म लिया तो उसकी जो तबीयत है वो थोड़ी डाउन जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि वो अपने क्या है, जो वर्तमान का वातावरण है उसके साथ अपने आप को ढाल लेता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अनुकूलन की दो क्या होती है, उपक्रियाएं होती है, यानी उपक्रियाएं, ध्यान देना भाई। जैसे एक तो होता है जिसे कहा जाता है आत्मसातकरण, जिसे समावेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। और दूसरा होता है समायोजन, जिसे ओकोमोडेशन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओकोमोडेशन। अब हमें यह पता होना चाहिए कि एसिमिलेशन किसे कहा जाता है और ओकोमोडेशन किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ भाई। जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अब, आत्मसातकरण, ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या है? जैसे किसी बच्चे ने पहले उसने नॉलेज ले रखी है और उसी नॉलेज को वो क्या है आने वाले दूसरी नॉलेज में, दूसरी समस्या में उसका प्रयोग कर दे। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, मैंने कहा बच्चे से 1+1 बच्चा कितना होता है 2। अब मैंने कह दिया बेटा 1+2 कितना होगा, तो वो बच्चा कहेगा 3। यानी कि ये वाला जो ज्ञान था उसका पहले वाला ज्ञान बच्चा पूर्व ज्ञान जो है अब क्या करने लगा, उसने जो उसके सामने दूसरी समस्या आई है उसमें उस ज्ञान को उसने लगा दिया। इसी को कहा जाता है आत्मसातकरण या इसी को कहा जाता है एसिमिलेशन। अब देखो क्या है प्यारे बच्चों, समायोजन किसे कहते हैं, या सांधिकरण या व्यवस्थापन या अकोमोडेशन किसे कहा जाता है? जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वो वह समायोजन की अवस्था है। अकोमोडेशन इज द चेंज इन, बच्चा देखना, उसकी जो पुरानी जो नॉलेज रहेगी उसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब कैसे चेंज करेगा इसे समझिए भाई। अब बच्चे को मैंने सिखाया था कि बच्चा जब ये वाला सिंबल रहेगा तो प्लस होगा, 1+1 कितना होता है 2 होता है। लेकिन अगर बच्चे से कहूं कि 1 बच्चा अगर मैं माइनस कर दूंगा 1 कर दूंगा तो ये 0 रहेगी। अब बच्चे को जो मैंने ये बदलाव बताया है कि 1 माइनस का सिंबल लगते ही हम इसे प्लस नहीं माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब उसने धारणा जो है वो चेंज कर दी। अब 1 और 1 2 नहीं करेगा, 1-1 क्या कर देगा, 0 कर देगा। एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे बच्चे के सामने कोई छोटा बेबी है, बिल्ली का बच्चा। अब मैंने उस बच्चे के सामने रख दिया तो बच्चे को पता है कि भाई बिल्ली का ये बच्चा है, उसे मैंने बोल दिया केट, कैट का बच्चा, जो कैट है बिल्ली है उसका बच्चा है। अब बच्चे ने संज्ञान में बिठा लिया, दिमाग में बिठा लिया कि ये बिल्ली का बच्चा है। अब मैं उसके सामने कुत्ते का बच्चा ले आऊं, छोटा सा एकदम, जैसे बिल्ली का छोटा बेबी होता है ऐसे मैं बेबी ले आऊं, तो क्या, अब जो वो है बच्चा रहेगा, जो बच्चा जिसको मैंने ये बताया था कि भाई ये क्या है, ये बिल्ली का बच्चा है, वो बच्चा क्या करेगा, अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। यार सभी छोटे जानवर जो होते हैं वो बिल्ली के बच्चे नहीं होते, ये कुत्ते के भी होते हैं। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं सपोज करूँ हाथी का बच्चा ले आऊं तो बच्चा समझ जाएगा भाई। अब ऐसा नहीं है कि सभी चार पैर वाले जो जानवर हैं वो बिल्ली का बच्चा कहलाएंगे, वो कुत्ते का भी हो सकता है, वो लोमड़ी का भी हो सकता है, XYZ वो किसी और का हो सकता है। या अगर मैं किसी एक तोते के बच्चे को ले आऊं, जरूरी नहीं है कि अगर तोते का उड़ने वाला कोई पक्षी है तो भाई वो तोता ही कहलाएगा, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस चीज के बारे में याद रखना, ये तो है होता है, ये सारी चीज होती है आपकी आत्मसातकरण। समायोजन देखो सॉरी, ये क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, समायोजन भाई। अब देखिए उसके बाद में स्कीमा क्या है। सूचनाओं के सांचे को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा हम एक तरीके से ज्ञान यानी कि नॉलेज को बोल सकते हैं। आपके पास जितनी भी जानकारी है ना प्यारे बच्चों, वो जानकारी क्या होती है, वो स्कीमा होती है। सूचना जो है वो क्या होते हैं, वो स्कीमा होते हैं। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, साम्यधिकरण या साम्यकरण क्या होता है, जिसे इक्विबुलेशन कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है, उसे क्या कहते हैं, साम्यधानकरण। यानी कि ध्यान देना प्यारे बच्चों इस चीज के बारे में, इसका मतलब है कि इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बीच में जो तालमेल करके रखेगा, पुराने ज्ञान के बारे में और उसने जो बदलाव किया है उनके बीच में जो तालमेल बिठाएगा, उसी को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है, ध्यान देना, साम्यधिकरण या साम्यकरण प्यारे बच्चों, जिसे इक्विटेशन कहा जाता है। अब देखिए वर्ड आता है एक संज्ञानात्मक संरचना। क्या है भाई संज्ञानात्मक संरचना? बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। बच्चे के पास जितनी भी नॉलेज है उन सभी चीजों को क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। जो भी चीज उसने इकट्ठी कर रखी है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अच्छा इसमें एक वर्ड आया था, देखो इस वर्ड में मैं आपको एक छोटी बेसिक चीज बताता हूँ, कुछ बच्चे स्कीमा में बिग कंफ्यूज थे।
मेमोरी देखिए प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे याद आ गया। मेमोरी देखिए फोन की, मेमोरी का काम क्या होता है, चीजों को स्टोरेज करना। तो स्टोरेज का जो वर्क होता है ना, वो स्कीमा कहलाता है, ध्यान देना। आपके पास जितनी भी जानकारी रहेंगी उसका काम कौन करेगा, स्कीमा करता है। अब देखिए मानसिक संक्रिया क्या होता है। जब कोई बच्चा किसी काम को करने के लिए पूर्ण रूप से चिंतन कर सकता है, बच्चा उस पर सोचता है कि मुझे ये काम करना है, पूरा करने के लिए चिंतन करता है, यार मुझे ये काम करना है, मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है, मुझे सीटेट में अच्छा पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, ये सब चीजें कहलाती हैं मानसिक संक्रिया कहलाती हैं भाई। कीमत क्या होता है, किसी काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार का तथ्य कॉन्सेप्ट होता है, उसे स्कीमज कहते हैं। आपके पास जो विभिन्न प्रकार के फैक्टर रहेंगे, वो जो फैक्टर है ना, जानकारी रहेंगी, वो क्या कहलाते हैं, स्कीमज। जैसे एक एग्जांपल समझना, सपोज कीजिए कि आपका जो घर है जिस भी जगह है, और आपके घर से मार्केट जाने के, मैंने कहा भाई कितने रास्ते हैं, आपने दिमाग में लगाए, सर 4 रास्ते हैं। मैं अपने, मेरे नियर बाई जो मार्केट है, मैं अपनी मार्केट में 4 रास्तों से जा सकता हूँ अपने घर से। लेकिन जैसे ही आपके पास, मैंने कहा बच्चा अच्छा ये बताइए आप किस रास्ते से जल्दी जाओगे, आपने कहा सर अगर मैं बाई रोड गया तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, या अगर मैं उस गली से निकल के जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। अब आपने जो अपने दिमाग में बच्चे इतने सारे कॉन्सेप्ट बिठा रखे, 4 रास्ते हैं, वो जो 4 रास्ते आपने बिठा रखे वो कॉन्सेप्ट हो गए, क्या कहते हैं, स्कीमज कहते हैं। ध्यान देना भाई, क्लियर हुई ये चीज आपकी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए आगे क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि जो बच्चा आपका कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट जो विकास का सिद्धांत है, इसकी अवस्थाएं कितनी होती है। अगर मैं बात करता हूं तो इसकी 4 अवस्थाएं होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है संज्ञानात्मक विकास की जीन प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कितनी, 4 बताई हैं। सबसे पहली होती है संवेदी प्रेरक अवस्था, या इंद्रिय जनित अवस्था, या गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना, जिसे सेंसरी मोटर कहा जाता है प्यारे बच्चों। दूसरा होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्रे ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। सेंसरी मोटर का जो टाइम पीरियड होता है वो जन्म से 2 वर्ष का होता है। और आपका जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होता है, इसका भाई कितना होता है बच्चा, प्रे ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है। थर्ड होता है स्थूल या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 7 वर्ष से 11 वर्ष होता है। और औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था प्यारो चाहिए, जिसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका 11 से 15 वर्ष होता है, या 11 से 15 वर्ष से आगे होता है। ये 4 अवस्थाएं होती हैं। चारों को अच्छे से पढ़ लेना भाई, पेपर में आपसे चारों के बारे में पूछा जाता है। क्यों, अब हम लोग जानेंगे कि सेंसरी मोटर है क्या। देखो अगर प्यारे बच्चों में सेंसरी मोटर की बात करता हूँ, किसके बारे में भाई, सेंसरी मोटर के बारे में बात करता हूँ, तो ये इसका टाइम पीरियड है जन्म से 2 वर्ष का। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के जो सेंसरी जो ऑर्गन होते हैं, या बच्चे के जो भी बच्चा, जिनसे बच्चा सबसे पहले प्रारंभ में सीखने की कोशिश करता है, काम करता है, वही क्या होता है, सेंसरी मोटर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें बच्चा अपने कान, आंख, नाक से निरीक्षण करके सीखता है, और वह अपनी संवेदी प्रेरक उपकरणों से सीखता है। देखिए अब बच्चा है, बच्चा सबसे पहले आवाज सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, नाक से किसी चीज को सांस ले सूंघ रहा है, बच्चे ने जीभ से क्या किया बच्चा, टेस्ट करके देखा, बच्चे ने अपनी त्वचा से, भाई इसमें क्या आ जाएगा, इसमें त्वचा भी आ जाएगी प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगी, त्वचा भी आ जाएगी भाई, जीभ भी आ जाएगी, ये सारी चीज आ जाएगी। इनके माध्यम से बच्चा क्या है, करके सीखता है। तो यही क्या होता है, सेंसरी मोटर। आपने कभी भी ऑब्जर्वेशन दिया होगा, बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो बच्चा सबसे पहले हर चीज को मुंह में डालता है, ओरल करता है भाई, में डालता है, तो मुंह में डालने के बाद उन चीजों को सीखता है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर आपने कभी ऑब्जर्वेशन दिया हो कि हम जब छोटे बेबी को कभी दवा देते हैं, तो छोटा बच्चा जब मीठी दवा होती है तो उसे अच्छे आराम से लेता है, और जैसे ही कड़वी दवाई आएगी ना, अब उसे क्या पता क्या कड़वा क्या मीठा है, लेकिन जैसे ही कड़वी दवा उसके मुंह में गई, उस दवा को बच्चा लेता नहीं है। तो यही चीज उसने कहाँ से सीखा, उसने जीभ के माध्यम से सीखा, क्योंकि यही क्या एक संवेदी प्रेरक है। या प्यारे बच्चों इसी को क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर कहते हैं। चीजें क्लियर हुई भैया आप लोगों की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है प्यारे बच्चों, वो उत्पन्न हो जाता है। वस्तु स्थायित्व भाई, ये क्वेश्चन सी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, बहुत पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है बच्चे में, वो किस अवस्था में होता है, तो ये होता है
जन्म से बच्चा 2 वर्ष में, यानी कि मैं कह सकता हूं कि सेंसरी मोटर में भाई। अब देखिए क्या कहता है बच्चा, वस्तु स्थायित्वन है क्या। जब बच्चा दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है तो वह वस्तु स्थायित्व कहलाता है। इसके कारण बच्चे में छिपी वस्तुओं को निकालने में सक्षम होता है। जैसे आप लोग कभी फोन, बच्चा आज के टाइम में तो बच्चा भाई क्या है, टेक्निकल हो रहे हैं। तो टेक्निकल होने का कारण है कि उनके जो पेरेंट्स है भाई वो 24 घंटे फोन में लगे रहते हैं। अब माताएं काम कर रही तो बच्चा रोए ना, लो बच्चा फोन ले लो। तो ये एक प्रकार की वजह गलत हैबिट्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को फोन का इतना आदी नहीं बनाइए। तो चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जिससे आप लोग सभी लोग जान जाएंगे कि वस्तु स्थायित्वन है क्या। बच्चा फोन देख रहा है, आपने बच्चे से फोन छीना, बच्चा रोना प्रारंभ करता है। आप क्या करते हो, लो भाई, ऐसे फेंकने की कोशिश करते हो, फोन को छुपा देते हो। या आपने बेड पे बैठे हो, आपने तकिया के नीचे भाई क्या है, फोन को छुपा दिया। अब बच्चा क्या, एक बार तो आपकी तरफ देखा, आपने हाथ किधर किस साइड किया, पर क्या करेगा, वो देखेगा आपका हाथ पीछे की तरफ गया है। आपने पिलो के नीचे दाबा तो बच्चा क्या है, बच्चा उस तकिए को उठा के देख लेगा भाई। अब बच्चे ने जितनी भी चीजें देखी, आपसे बच्चे ने जितनी चीजें सीखी हैं प्यारे बच्चों, अब बच्चा क्या है, वहां रोना प्रारंभ कर देगा और वो तकिया को उठा के देखेगा, आपके पीछे घूम के आएगा। इसका मतलब क्या है, अब आप बच्चों को क्या है, अब आप बच्चों को कोई दूसरी दे दो, बच्चा लेगा नहीं उसे। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में क्या है, वस्तु स्थायित्वन का गुण जो है वो उत्पन्न हो चुका है प्यारे बच्चों। अब वो क्या है, उसे फोन ही चाहिए, दूसरी क्या चाहिए, सिर्फ ओनली फोन चाहिए और चीज नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, विशेषताएं क्या होती है। इस अवस्था में बच्चा अपने संवेदी प्रेरक से महसूस करना सीखता है। सेकंड पॉइंट, बच्चों में वस्तु स्थायित्वन का गुण उत्पन्न होता है, ये चीज पढ़ा चुका हूं। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं की पहचान करना सीखता है, किसी चीज को पकड़ना सीखता है। बच्चा किसी वस्तु को मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना सीखता है। इस अवस्था में हंसने रोने की प्रवृत्ति विकसित होती है। जितनी भी चीज जन्म से 2 वर्ष के बच्चे की एक्टिविटीज, कितनी भाई, जन्म से 2 वर्ष की, वो सारी एक्टिविटीज, बच्चा ध्यान देना, वो सारी की सारी एक्टिविटीज भाई आपकी किस पे कहलाएंगी, वो सारी की सारी आपकी सेंसरी मोटर की कहलाएंगी। चलिए बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है। अगर किसी भी मेरे भाई को, अगर, प्यारे बच्चों ध्यान देना इस चीज के बारे में, अगर किसी भी मेरे भाई को सीटेट लेवल दो, सीटेट 2024 लेवल 1 और 2 के प्यारे बच्चों नोट्स चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9992619864। इस पर आप लोग व्हाट्सअप करें और बस इतना कहना है, सर 2024 सीटेट के में नोट्स चाहिए। बच्चे आपको नोट प्रोवाइड हो जाएंगे। जिस भाई को सीटेट ग्रुप में जुड़ना है, जिस भाई को सीटेट ग्रुप में जुड़ना है प्यारे बच्चों, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें और कहें कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दो। बस मैसेज करना है प्यारे बच्चों, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सीटेट से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, किस प्रकार से क्लास का शेड्यूल रहेगा, वो आपको उस भाई आपको चीजें मिलती रहेंगी। अब देखिए इसी के साथ हम लोग जानेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानते हैं किस चीज के बारे में, कि जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है इसकी 6 कितनी होती है, 6 बच्चा सब स्टेज होती है। कौन कौन सी होती है। पहली होती है प्रतिव्रत क्रियाओं की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। बच्चा जन्म से 1 महीने का बच्चा होता है, जन्म से 1 महीने का, या मैं 30 दिन कह सकता हूँ, बात वही है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर प्रतिवृत्त क्रियाएं, रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज, इस अवस्था में अंगूठा चूसने की प्रक्रिया करता है। आपने देखा होगा 1 महीने का जो बच्चा होगा वो आंखों को इधर से उधर देखेगा, मम्मी की तरफ देखेगा, पिता की तरफ, यानी ऐसा नहीं कि वो जान रहे मम्मी ये है, सिर्फ ओनली वो देखना प्रारंभ करता है। और अंगूठे को, कोई भी चीज अगर होगी तो मुंह में देके उसे चूसने की कोशिश करेगा। कितने वर्ष का, जन्म से 1 महीने का बच्चा। इसी को क्या कहा है जीन पियाजे ने, प्रतिवृत्त क्रियाओं की अवस्था कहा है। दूसरी जो अवस्था होती है प्यारे बच्चों, ये होती है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें क्या होता है कि इसका टाइम पीरियड होता है 1 माह से, यानी कि 1 महीने से लेके 4 माह का। इस आयु में बच्चा दोहरे जाने वाली क्रियाएं ज्यादा करता है। जब वह इन क्रियाओं को दोहराता है तो उनका एक दूसरे के साथ बचा रखना, कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर वो बोलना शुरू करेगा तो क्या बोलना शुरू कर देगा, जैसे 4 माह का बच्चा हो गया, वो अगर किसी चीज को उठा रहा है, यानी कि किसी चीज को ऐसे खींच रहा है, लेना चाहेगा, आपको अगर बुलाने की कोशिश करेगा, माँ उठ के जा रही है तो पल्लू को पकड़ लेगा,
उसके दुपट्टे को पकड़ लेगा। अगर इतना भी नहीं होगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा माँ, मतलब बोलना कुछ वर्ड, एकदम आवाज निकालना, माँ तो नहीं बोल पाएगा पूर्ण रूप से, वो कुछ शब्द एकदम चिल्लाना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। तो ये इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। थर्ड कौन सी होती है प्यारे बच्चों, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें क्या होता है, ये 4 माह से क्या होती है 8 माह का बच्चा अब क्या एक्टिविटीज कर सकता है, सोच के देखिए भाई आप लोग। इस अवस्था में बच्चा चीजों को उलटने पलटने में ज्यादा ध्यान देता है। इस अवस्था में बच्चे वह काम भी ज्यादा करता है जो उसे सुनने व करने में रोचक लगता है। कितना, 8 माह का बच्चा हो गया। 8 माह का बच्चा घुटमन चलना, इधर से उधर चीजों को फेंकना उठाना, ये सारे काम कर देता है भाई बच्चे, याद रखना। उसे जो चीज अच्छी लगेगी वो उस काम को करना शुरू करेगा। ये मतलब नहीं है उससे क्या है क्या नहीं है। अगर दिख रहा है इस, वो आपने किसी बॉक्स में या किसी डब्बे में कुछ सामान रख दिया, तो देख रहेगा नहीं वो गिर जाएगा टूट जाएगा, वो खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे करने से मतलब है, उसे बस मजा आ रहा है भाई। इसी के बाद तो प्यारे बच्चों फोर्थ स्टेज होती है, सब स्टेज, वो कौन सी है, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। इसमें क्या होता है, इसका टाइम पीरियड 4 माह से 8 माह का भाई। इस अवस्था में बच्चा उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण नकल करके सीखता है। यानी कि जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो वो नकल करना प्रारंभ कर देता है। जैसे आप अगर पापा बोलोगे अपने पिताजी से तो वो पापा बोलेगा, आपने अगर मम्मी कहा तो मम्मी बोलेगा। आपने बच्चों का सामने अगर उनके मतलब माता पिता का नाम लिया तो भाई क्या है, बच्चे के माता पिता मतलब वो अपने मम्मी पापा का नाम लेना प्रारंभ कर देता है। तो यही क्या है, ये आपका प्यारो याद रखना 8 से 12 माह की नकल करना। हालांकि नकल का मतलब है नाम ऐसे वो नहीं बोल पाता इतने शब्दों को, लेकिन वो क्या करेगा, आपने अगर कोई डब्बा उठाया तो वो डब्बा उठा लेगा, तो वो नकल करना शुरू कर देता, अनुकरण करना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है 5वीं स्टेज क्या होती है, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा बार बार प्रयास करके सीखता है, वह त्रुटि करता है फिर प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा बढ़ जाती है। अब बच्चा क्या है, बच्चा किसी भी काम को करने की उसके अंदर एक जिद उत्पन्न हो जाती है, जिज्ञासा हो जाती है, वो पूछने के बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाता है कि ऐसा क्यों, किस लिए, कैसे भाई। और अंतिम स्टेज होती है प्यारे बच्चों, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व, देखो कब से बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व का गुण कब उत्पन्न कर रहा है, ये प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कर रहा है 18 माह से। कितने माह से, 18 माह से प्यारे बच्चों, माह तक, 18 माह से कितना भाई, 24 माह तक कर रहा है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए इसी के साथ साथ आगे देखते हैं। देखिए अगर बच्चे के सामने से उसका खिलौना हटा दिया जाता है तो भी बच्चे के दिमाग में उसका स्थायित्व बन जाता है। ध्यान देना प्यारे बच्चों। तो भाई चलिए क्लियर है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे हम लोग सेकंड स्टेज के बारे में। तो जीव की क्या है सेकंड स्टेज, जिसे हम प्राक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, प्रे ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है प्यारे बच्चों, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का। इसकी क्या होती है, 2 उपावस्थाएं होती है। पहला होता है प्राक संप्रेरणात्मक अवधि होती है बच्चा, सेकंड होती है अंतदर्शी अवधि। भाई ये याद रखना, जो प्राक संप्रेरणात्मक अवधि होती है 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष की होती है, और ये क्या होती है बच्चा 4 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। दोनों के बारे में भाई ध्यान देना। चलिए जितनी चीजें बता रहा हूँ प्यारे बच्चों अच्छे से चीजों को पढ़ लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक बात आपको पेपर में देखने को मिले। और जिस भाई को लगता है कि सर हमें सीटेट लेवल 1 और लेवल 2 के नोट्स चाहिए, तो भाई आप लोग सीटेट 2024 के लेवल 1 और लेवल 2 के अगर नोट्स चाहते हो तो प्यारे बच्चों दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या है कॉल मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए प्यारे बच्चों, आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे भाई। और इसी के साथ अगर किसी भाई को सीटेट ग्रुप में जुड़ना हो, बच्चा सीटेट ग्रुप में जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भाई आप लोग कीजिए। और व्हाट्सएप पर क्या है, आपको बस इतना कहना है सर हमें सीटेट ग्रुप में जोड़ दो, बच्चा आपको जोड़ दे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले उस पे भाई। जानते हैं कि जो आपका प्राक संप्रेरणात्मक अवधि होती है प्यारे बच्चों, ये है क्या, इसका जो टाइम पीरियड 2 से 4 वर्ष का है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। प्याजे के संकेत और चिन्ह को प्राक सक्रियात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना है। देखो तीन प्याजे कहते हैं, अब जब बच्चा अपने शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है, वो किसी चीज की इमेज वो बन चुकी है, वो इमेज के ऊपर कुछ वर्ड बोलना प्रारंभ कर देगा, तो उसके जो संकेत रहेंगे, साइन रहेंगे, उसी को क्या कहा है, जीन पियाजे ने उसने कहा है कि इन सब चीजों के लिए प्राक संप्रदाय सक्रियात्मक अवस्था होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, किसके लिए, शब्दों के लिए, किसके लिए भाई, आपके शब्दों के लिए प्यारे बच्चों। चलिए साथ आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिए क्या है।
प्राक सक्रियात्मक चिंतन की परिसीमाएं क्या होती है प्यारे बच्चों? इसमें सबसे पहला होता है जीववाद। क्या होता है? जीववाद। जीववाद क्या है? सबसे पहले जानेंगे जीववाद। देखिए, जीववाद का मतलब होता है जिस जगह बच्चा, प्यारे बच्चों, सजीव और निर्जीव वस्तु में कोई अंतर नहीं कर पाता। एनिमिज्म क्या कहलाता है? जब संजीव और निर्जीव में कोई अंतर नहीं कर पाता। आपने देखा होगा बहुत बार कि बच्चा साइकिल चला रहा है, बच्चा भाग रहा है, एकदम अचानक से गिर जाए, बच्चा रोना शुरू कर देगा। आपने पूछा क्या हुआ, वो कहेगा इसने मारा, इस दीवार ने मारा, इस बोर्ड ने मारा है। आप उसमें क्या करोगे? तुरंत उस जगह बेटा एक थप्पड़ मारोगे इस तरीका से, लो अच्छा मैंने इसे पीट दिया। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा एकदम चुप हो जाएगा। हाँ भाई, अब उसे क्या पता कि आपने जिस दीवार को मारा है, जिस बोर्ड को मारा है, उसे चोट लगी नहीं लगी। बच्चे की तो मानसिकता है ना भाई, जैसे मुझे चोट लगी है, इसे भी चोट लगी है। अब मम्मी ने कह दिया ये रो रहा है, तो भाई इसका मतलब क्या है? ये रो रहा होगा, मेरी तरह रो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों जीववाद। देखिए, जब ये बच्चे अपने चारों तरफ की चीजों को सजीव मानते हैं, उसमें जीववाद की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। ध्यान देना भाई, चीजें क्लियर होगी। जीववाद क्या होता है और ये किस स्टेज में होता है? यह जीन प्याजे की दूसरी स्टेज में होता है प्यारे बच्चों, सेकंड में। चलिए भाई आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट पॉइंट होता है भाई आपका अकेंद्रता। क्या होती है बच्चा? जिसे हम लोग बोलते हैं इकोसेंट्रिज्म। क्या होता है? जब ये बच्चा यह मानना शुरू कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूं या कर रहा हूं वह सब ठीक है, तो वह अकेंद्रता की अवस्था कहलाता है। इसमें बच्चा अपने ही परिवार को सही मानता है। जैसे अगर सपोज कीजिए किसी ने कह दिया कि अगर भाई ठीक है आप यहाँ झूठ बोल सकते हो, या आपने जो चोरी किया वो बहुत अच्छी की है। अब वो बच्चा उस बात पे आएगा नहीं, वो ये नहीं कहेगा मैंने गलत काम किया है। नहीं भाई, वो खुद सोच रहा है ना क्या मैंने चोरी की है, मैंने अपने हिसाब से सही किया है। अब हम पेरेंट्स कभी कभी पूछते हैं भाई तुमने घर से पैसे चुराए? वो कहता नहीं चुराए जी। बेटा आपने लिए हैं, बता दीजिए। अच्छा मैंने गलत क्या कर दिया? मेरे ही तो पैसे, आप मेरे लिए तो कमा रहे हो, मैंने क्या गलत कर दिया अगर पैसे ले ली तो? भाई आपने गलत तो कुछ भी नहीं किया, हम आपके लिए कमा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये तो होता चोरी करना तो गलत है ना बच्चा। इसका मतलब क्या है? इसे कहा जाता है अहम केंद्रिता, जिसमें बच्चा स्वयं को बस अपने आप को क्या मानता है? सही मानता है। थर्ड पॉइंट है बच्चा केंद्रीकरण। क्या होता है? सेंट्रिज्म क्या होता है? जब ये बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल किसी एक विशेषता पर बल देता है, यह केंद्रीकरण कहलाता है। एक विशेषता पर पूरा ध्यान केंद्रित करना यह केंद्रीकरण कहलाता है। यह विकेंद्रीकरण का विपरीत अर्थ होता है। देखिए केंद्रीकरण क्या है? आप में से मोस्टली बच्चों को भाई सेल्फी लेने का बड़ा शौक होगा, सबको शौक होता है। सेल्फी कैसे आती है? अच्छी, यानी कैमरा अच्छा हो। अब पैसा मेरे पास कम है, बजट मेरे पास कम है, लेकिन मुझे कैमरा अच्छा चाहिए। या तो मैं भाई मेरे पास पैसे ज्यादा हो तो मैं अच्छा फोन लेके आऊं, लेकिन मैं क्या है यार, मैं शॉप पे गया, शॉप पे जाने के बाद मैंने कहा यार भैया मुझे फोन दिखा दो। उस भाई ने मुझे फोन दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई जो ये फोन है ना, इस फोन की कीमत है 10,000 रुपए, लेकिन इसका कैमरा जो है वो बिल्कुल 50,000 के फोन की तरह काम करता है। अब मैंने तो, मुझे तो सिर्फ कैमरे सेल्फी से मतलब यार, मुझे तो वीडियो बनानी है। अब मुझे ये नहीं देखना उसकी बच्चा स्पेस कितना है, उसका काम करने का कितना है, कितने जीबी है, रोम क्या है क्या नहीं है। मुझे बस उसके क्या है कैमरा पे मैंने ध्यान दे दिया। भैया कैमरा देखा 10,000 में 50,000 फोन जैसा कैमरा मिल रहा है, इसे कहते हैं केंद्रीकरण। यानी कि उसकी मैंने हर चीज को छोड़ दिया, बस किस पे बल दे दिया? मैंने बल दिया है पर बच्चा याद रखना बस ओनली उसके कैमरा पर। तो यही होता है केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? अपोजिट होता है। जब एक चीज को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, वो होता है भाई विकेंद्रीकरण। अब देखिए क्या है एपल्टाविस। क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखना इस अवस्था में बच्चा वस्तु संख्याओं को उल्टना पलटना नहीं सीखता, अतः इस अवस्था में हम एपल्टावी अवस्था कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने बच्चों से कहा कि बच्चा ये बताइए, एक बच्चे के सामने मैंने एक बड़ा बीकर लिया या गिलास ले लिया लंबा वाला, एक उसके सामने प्यारे बच्चों इस तरीके से चौड़ा मैंने बर्तन ले लिया, कटोरा वगैरह जो भी कटोरी है चौड़ी टाइप की ले ली। अब मैंने जो भी लिया, मैंने इसमें भी एक गिलास दूध डाला और इसमें भी, मैं कहूंगा बच्चा आपको कौन सा पीना है? तो बच्चों की जो मानसिकता है ना, बच्चा ये कहेगा अरे यार ये तो पूरा फुल है यार, ये तो पूरा भरा हुआ है, इसे नहीं पीऊंगा मैं, ये लंबा है। अब ये क्या है बच्चा, मुझे जी इसमें चीज चौड़े वाला चाहिए, मुझे तो कटोरे वाला चाहिए, मुझे तो कटोरी वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये लग रहा है कि सर कि भाई ये चौड़ा है ना, इसमें दूध की क्वांटिटी कम है, जबकि दोनों में क्या है बच्चा, दोनों में इक्वल है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, आगे जानते हैं भाई। अब है आपका अंतर्दर्शी अवधि। क्या होता है भाई आपका? ये 4 से 7 वर्ष का होता है।
इस अवधि में बच्चा जोड़ना, घटा करना, गुणा करना, भाग करना आदि सक्रिय करना सीख लेता है। अंतर्दृष्टि चिंतन इस प्रकार एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई भी क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। इसमें बच्चा क्या है, काम करना शुरू कर देगा, घटा करना, जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, सारे काम करना सीख जाता है। अब उसे किसी चीज के, किसी दूसरे की चिंतन की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है जी? पहला पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा सपनों की दुनिया में रहना महसूस करता है, चिंतन में, यथार्थ चिंतन में, यानी कि जो वो सोचता है ना उसे सत्य लगता है। जैसे अरे वो कहता है मेरे पापा सबसे सुपरमैन है, अगर कभी झगड़ा हो जाए मेरे पापा आके तुझे पीटेंगे, मेरी मम्मी आके तुझे पीटेंगे, क्यों? उसे लगता है वे मेरे पापा सुपर हीरो हैं। या सामने वाले का पापा बिल्कुल एकदम तगड़ा हो और उसके पिताजी एकदम कमजोर हो, लेकिन फिर भी लगेगा नहीं मेरे पिताजी भाई तेरे पिताजी को पीट देंगे, होता है ना चीजें, नहीं मेरी मम्मी भाई ऐसा कर देंगी, आपके पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पिताजी बहुत अच्छा क्या है, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, तेरे पिताजी नहीं। तो ये कंपटीशन, यानी वो क्या है, वो जो सोच रहा है उसको वो सच मानता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इस अवस्था में बच्चा समाजीकृत होना प्रारंभ करता है, समाज से जुड़ना, मेरा सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि परिवार के साथ अब वो क्या है, पड़ोस के बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ संपर्क में आ जाता है। इस अवस्था में 4 वर्ष में प्रत्यात्मक चिंतन बच्चा याद रखना करना शुरू कर, उसके सामने जो भी चीज रखी है ना उस पर सोचना प्रारंभ कर देगा। और प्रत्यात्मक चिंतन का अर्थ है अपने दिमाग में किसी भी चीज का मानसिक, सॉरी, मानचित्र बना लेना, यानी कि अपने दिमाग में किसी भी चीज का मानचित्र बना लेना, यही क्या कहलाता है, आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। तीसरी स्टेज भाई, वो स्टेज हमारी कंप्लीट होती है। थर्ड स्टेज क्या है, सक्रियात्मक अवधि बच्चा जिसका 7 से 11 वर्ष का समय होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं पर चिंतन आरंभ करता है। बालक को ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक सक्रियता करके समस्या कर लेता है, परंतु यदि उन वस्तुओं को न देखकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या की जाती है तो वह हल नहीं कर पाता। बच्चा एक चीज समझो, मूड क्या है यार, पूरी डेफिनेशन किताब में क्या क्या है, एक छोटी सी, एक बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में समझिए। अपनी लैंग्वेज में क्या समझोगे, मूर्त क्या है? दो वर्ड होंगे, एक तो होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त प्यारे बच्चों। मूर्त चीजें होती हैं जो आपके सामने हैं। अब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे बारे में जो भी कुछ सकते हो, ठीक है, सर की हाइट ये इतनी है, सर मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, दुबले हैं, काले हैं, गोरे हैं, मेरे बारे में इमेज बना दी भाई आपने। अब मैं जैसे आपके सामने हूँ तो आपने क्या है भाई मेरे बारे में कहा, तो बिल्कुल करेक्ट, ये क्या होगा, मूर्त है प्यारे बच्चों। एक और चीज समझिए, आप लोग कभी कभी शादी में जाते हो, शादी में गए, आपको क्या है, किसी की भाई ड्रेसिंग कोड अच्छी लगी, सेंस अच्छी लगी, किसी को कभी आपने क्या है, कोई फीमेल होती है, उन्होंने किसी पे साड़ी देखी, अरे यार कितनी सुंदर साड़ी है, अब की बात तो मार्केट से बिल्कुल यही खरीद के लानी है, तो उसके सामने है ना, तब आपने उसके बारे में चिंतन किया, सोचा विचार, बच्चे ये क्या होता है, मूर्त होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अमूर्त के बारे में, अमूर्त क्या है समझिए, पहले मूर्त को ये देख लेते हैं और इसके बारे में। सक्रियात्मक तो अवस्थाएं बच्चा, इनकी उपावस्थाएं क्या है, सबसे पहला वर्ड आता है इसमें पलटावी। क्या होता है, जब बच्चा ये समझता है कि कोई भी संख्या परिवर्तित हो सकती है परंतु वे वास्तविकता में समान रहती है, उसको दूसरे कॉन्सेप्ट में ढाला जा सकता है परंतु उसका मूल्य समान रहता है, प्यारे बच्चों याद रखना। इसका मतलब क्या है कि जब चीजें उसके सामने सेम है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ना, बीकर में दूध वाला, प्यारे बच्चों, अब उसको पता है चाहे मैं लंबा वाला ग्लास दूध का पीऊं चाहे मैं चौड़ा वाला पीऊं, भाई मुझे पता है दोनों में सेम क्वांटिटी क्या है, सेम है प्यारे। भाई जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और चाहते हो कि सर सीटेट का लेवल 1 और लेवल 2 का आप लोग अगर नोट्स चाहते हो तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग क्या है, मैसेज कर कीजिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, बच्चे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। लेवल 1 और लेवल 2 सीटेट 2024। इस भाई को लगता है कि सर हमें सीटेट ग्रुप में जोड़ दो, बच्चा आप लोगों को सीटेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है इसी के साथ में, संरक्षण क्या होता है बच्चा, किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। इसमें बच्चा वस्तु के भौतिक आकार, उसकी क्षमता, ऊंचाई आदि के बारे में जान लेता है। भाई देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो वो संख्याओं में परिवर्तन करना सीख रहा है, और इस जगह क्या हो गया, किसी की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, क्षमता, उसकी डेंसिटी, उसकी कार्य, हर चीज के बारे में, उसके आकार के बारे में बच्चा जो है वो जान लेता है।
ये मूर्त अवस्था के बच्चे की विशेषता होती है। थर्ड पॉइंट क्या है? वस्तुओं का तार्किक चिंतन करना। इस अवस्था में बच्चा केवल सामने रखी हुई वस्तुओं के ऊपर ही चिंतन करने में समर्थ होता है। मैंने ये कहा है भाई, जो उसके सामने होगी मूर्त अवस्था में बस वही सोच सकता है, इसी को कहते हैं मूर्त अवस्था प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे इसलिए कि आत्म केंद्रीय अहकेंद्रिता को छोड़कर, यानी कि इस अवस्था में बच्चा यह बात समझ जाता है कि उसके द्वारा कही गई सारी बातें सही नहीं हो सकती, वह गलत भी हो सकता है। जबकि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को लगता है कि मैं कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वह सब सही है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रिता को छोड़ देता है। अब यह देखो, जब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की बात आती है तो बच्चा सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। जब मूर्त अवस्था में आता है तो बच्चा को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो जरूर नहीं सही है, वो गलत भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, उसी को कहा गया है आत्म केंद्र। उसे क्या कहा गया है? आत्म केंद्र भाई। वस्तुओं का वर्गीकरण प्यारे बच्चों और समूहकरण क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण करना, समूह बनाना तथा उनको क्रम में लगाना सीख लेता है। वस्तु निष्पादन का गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब पेपर में क्वेश्चन आता है कि वस्तु निष्पादन का जो गुण है वो बच्चे में किस अवस्था में आता है, किस उम्र में आता है? ये आता है 7 वर्ष से 11 वर्ष में। और किस अवस्था में आता है प्यारो? याद रखना, मूर्त अवस्था में। किस में आता है जी? मूर्त अवस्था में आता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है विकेंद्र क्या कहलाता है भाई आपका? जब बच्चा किसी भी वस्तु को एक विशेषता के बारे में न सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचता है तो उसका विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको फोन का एग्जांपल दिया था। अब आप कैमरा की विशेषता नहीं देखोगे, आप देखोगे यार उसकी जो कैपेसिटी, यानी कौन सा जीबी है, 5G है, 2G है, 3G है, 4G है, 3G है, उसके बच्चा रैम कितना है, उसमें स्पेस कितना है, और बाकी जो क्वालिटी है वो कितनी है, स्टोरेज कितनी है, कितने जीबी है, हर चीज के बारे में जानो। कैमरा को छोड़ के बाकी हर चीज के बारे में जानना, वो कहलाता है आपका केंद्रीकरण जी। अब आपका आगमनात्मक चिंतन रखना क्या कहलाता है? उदाहरण के सामने रखते हुए उसके ऊपर तार्किक, बचा याद रखना, उदाहरण उदाहरण आपने किसी के सामने रखा और आपने क्या कर दिया, फिर उसको तार्किक चिंतन सोचने के बारे में कहा। आपने क्या कह दिया? आपने कहा अच्छा ये बताओ बेटा, तो ये आम का पेड़ दिख रहा है आपको? हाँ जी, आम का पेड़ बिल्कुल दिख रहा है। ये आम का पेड़ क्या क्या कर सकता है? अब आप बच्चे कहेंगे सर ये हमें ऑक्सीजन देता है, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, सर ये हमें फल भी देता है खाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। ये सर हमें लकड़ी भी देता है हवन में यूज करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये क्या चीज होगी? आम की उसने क्या है, तार्किक चिंतन सारी विशेषताएं कर ली भाई। ये होता है आपका आगमनात्मक, बच्चा याद रखना। अब देखिए मूर्त अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं भाई? वस्तुएं, यानी कि क्या है, वस्तुओं के ऊपर प्यारे बच्चों तार्किक रूप से सोचना, नॉट केवल वस्तु सामने होने पर ही बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। यानी कि केवल बच्चा जो है वस्तु प्यारे बच्चों सामने रखी होगी तभी सोच सकता है तार्किक रूप से। यानी कि वो क्या है, आपकी लॉजिकली जो थिंकिंग है वही उसका प्रयोग कर सकता है। सेकंड पॉइंट, वस्तु में विभेद करना, यानी कि क्या है, डिफरेंस करना। भाषा का पूर्णतः विकास होना, बच्चे के अंदर भाषा का विकास भी हो जाएगा। इस अवस्था में बालक लिक्विड, यानी कि बच्चा जो उसकी क्या रहेगा, तरल पदार्थ रहेगा, लंबाई रहेगी, संख्या का भार रहेगा, वेट रहेगा, आदि संपत्तियों पर चिंतन करना सीख जाता है। तो ये थर्ड स्टेज भी क्या होती है भाई आपकी, कंप्लीट होती है। प्यारे बच्चों इसी के साथ देखिए अगला क्या है, औपचारिक सकारात्मक अवस्था क्या होती है, जो 11 वर्ष से लेकर क्या होती है 15 वर्ष तक भाई। इस अवस्था में बच्चा तथ्य और संकल्पनाओं पर सोचना शुरू कर देता है। वह हर वस्तु के बारे में मूर्त रूप से सोचता है और उनके चिंतन तार्किकरण आ जाती है भाई। देखो एक चीज समझना प्यारे बच्चों इसके बारे में, अमूर्त क्या है, औपचारिक को इसी को कहा जाता है भाई अमूर्त। क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। अब अमूर्त क्या है प्यारे बच्चों समझना। अगर मैं अमूर्त की बात करता हूं तो जो चीज आपके सामने नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप शादी में गए, फीमेल शादी में गए, साड़ी अच्छी लगी तो ठीक है, लेकिन अब आप घर पर आ गए, आपने कहा यार आज तो मैंने घर पे अपने बाकी के भी आपके घर पे लोग रहेंगे उन सबसे कहा कि भाई मैंने तो साड़ी आज बड़ी सुंदर साड़ी देखी, मुझे ब्लैक कलर की साड़ी लेके आनी है, फलाना फलाना, आपने उसका हर एक पूरा डिजाइन, कलर, पेंटिंग जो भी बता दी, तो वो होता है अमूर्त। यानी सामने चीजें नहीं है, आप तब भी उसके बारे में सोच रहे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे बारे में सोच रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो ये मूर्त हो गया। अब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा भाई, अब आपने क्लास बंद कर ली, आप लोग एकदम क्या है आराम से बात कर रहे हो, यार वो फल जो जितेंद्र सर है बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं यार, अच्छा जितेंद्र सर तो भाई क्या है साइकोलॉजी उन्हीं से पढ़नी है, जीत मंत्रा क्लासेस, सॉरी भाई क्या है, एम के क्लासेस जो है भाई याद रखना प्यारे बच्चों, इनसे ही हमें सीटेट का जो पेपर है वो क्वालिफाई करना है, हमें रेगुलरली हमें क्लास लेनी है सर की। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने इस चीज के बारे में जितनी भी चीजें, अब मैं आपके सामने तो नहीं हूँ आप, लेकिन तब भी तो मेरे बारे में सोच रहे हो ना, ये क्या होता है प्यारे बच्चों याद रखना, इसी को कहा जाता है अमूर्त।
चिंतन, इसे क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन। पहला क्या पॉइंट बनता है, देखो इसकी विशेषता, उच्च स्तरीय संतुलन होना। इस अवस्था में किशोर जटिल समस्याओं का तार्किक रूप से हल निकाल लेता है, वह अमूर्त रूप से समस्याओं को हल कर देता है। सेकंड पॉइंट, समझ का स्थानांतरण क्या होता है, इस अवस्था में किशोर अपनी समझ या अनुभव को एक स्थिति से दूसरी स्थानांतरित कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, अमूर्त नियमों का प्रयोग होता, इस अवस्था में अमूर्त नियमों का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है बच्चा, परिकल्पनिक या निगमित या निगम तर्कना, किसी भी चीज के बारे में लगभग सही अनुमान लगाना, नियमों के ऊपर चिंतन करना। भाई ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, याद रखना, ये आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। देखिए एक चीज समझना, आपके सामने कोई भी चीज है प्यारे बच्चों, आपके सामने कोई भी चीज है, उस चीज के ऊपर आप जो भी चिंतन कर रहे हो वही क्या कहलाता है, जब वो सामने ना रहे आपके, आप उसको ऊपर चिंतन कर रहे हो, वो आपका अमूर्त चिंतन है, औपचारिक चिंतन कहलाता है। और जिस भी मेरे भाई को अभी तक, जिस मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। प्यारे बच्चों ध्यान देना, जिस भाई को टेट 2024, प्यारे बच्चों टेट 2024 के भाई नोट्स चाहिए, लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के प्यारे बच्चों, तो वो सभी प्यारे बच्चे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भाई आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या जिस भाई को सीटेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए, और मैसेज करके आपको इतना कहना है कि सर हमें ग्रुप में बच्चा आपको जोड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्याजे के अनुसार शैक्षिक आशय यानी कि कुछ महत्वपूर्ण क्या है आपके भाई, एजुकेशनल कुछ फैक्ट है, कुछ तथ्य हैं, उन्हें देखिए। प्याजे ने, पहला पॉइंट है, प्याजे ने रचनावादी निर्माणवादी उपागम पर बल दिया, किस पर प्यारे बच्चों, रचनावादी और निर्माणवादी पर। भाई ये चीज ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्याजे ने किस पर या किस अप्रोच पर बच्चा देखना या किस उपागम पर बल दिया है, तो रचनावादी पर। इनके अनुसार अन्वेषण अधिगम से ज्यादा सीखता है, बच्चा जो होता है वो खोज करके भाई, यानी कि क्या है, अन्वेषण करके ज्यादा सीखता है। प्याजे में शैक्षिक का स्थान एक सहायक के रूप में बताया है, जो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे छात्र खोज चिंतन तथा खुद से करने पर सीखे। इनका मतलब है कि जो एक सहायक है ना बच्चा, जो टीचर है, एक सहायक के रूप में काम करे, उसके सामने, बच्चे के सामने जो चीज पढ़ा रहा है वो उसके डेली बेस से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए, उसके सामने ऐसी समस्या ला के रखे ताकि बच्चा जो है उन चीजों को बेहतर तरीके से सीख सके, खुद से खोजने की कोशिश करे। बच्चे से कहें बेटा अगर दिन में आपने 2 रोटी खाई, मॉर्निंग में, दोपहर को आपने 2 रोटी खाई, शाम को आपने 3 रोटी खाई, तो बता टोटल कितनी रोटी खाई। अब बच्चा क्या है भाई, उन्हें काउंट करेगा, खुद से सोचेगा, अच्छा 2 मैंने सुबह खाई है, 2 मैंने दोपहर को खाई है, 3 मैंने शाम को खाई है, रोटी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 7। यानी कि उसका क्या है, कैलकुलेशन, चीजें क्या है, डेली बेस चीजों से क्या है वो सीखने को मिल रहा है, खुद से सीखने को मिल रहा है भाई। प्याजे के अनुसार बच्चे विद्यालय में भौतिक तथा प्राकृतिक दुनिया के विचारों के साथ आता है। प्याजे ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया क्योंकि सभी बच्चे समझने कार्य क्षमता में अलग अलग होते हैं, और शिक्षा के स्तर से बालकों का औपचारिक सकारात्मक चिंतन सीधे प्रभावित होता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना भाई, तो आज की क्लास जो है उसका समापन होता है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और जिस मेरे भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस बच्चे को लगता है कि सर 2024 में हमने बहुत बार पेपर दिया, मेरा फर्स्ट टाइम पेपर है, भाई बिल्कुल भी टाइम जाया ना कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए, और रोजाना प्रत्येक दिन आपको क्लास लेनी है, जिसके माध्यम से क्या है आप अपने सीटेट में अच्छे नंबर से भाई सीटेट पेपर को क्वालिफाई करके आओगे। और जिस बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे भाई, वह बच्चा एम की क्लास, जो एम के साइंस क्लासेस हैं भाई, उस पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, ताकि पूरी दुनिया देखेगी आपको कि हाँ भाई आपके कितना अच्छा स्कोर आया। बेहतर स्कोर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।